नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। क्या है मिशन मौसम, जिसका बांग्लादेश श्रीलंका को भी मिलेगा फायदा? पीएम मोदी ने किया लॉन्च। शरद पवार ने बताया कि किन चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन, कहा स्टेट लोकल नहीं सिर्फ नेशनल के लिए है। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बांटने का आरोप, कहा साड़ी चादर के बाद अब सोने की चेन बांट रही है बीजेपी। मंदिर मस्जिद पर चुनाव आयोग को लेकर प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा, कहा अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं का नाम काट रही है चुनाव आयोग। दही चूड़ा खाने गए सीएम नीतीश, बगैर भोज के लौटे। मेजबान चिराग पासवान समय पर नहीं पहुंचे। मकर संक्रांति पर सचिन पायलट ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, बोले टीडीपी जेडीयू कभी भी छोड़ सकते हैं इंडिया का साथ। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु का सामना करने के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के मकसद से मिशन मौसम की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर एक स्मारक सिक्का और मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूल के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन सरवाइव करेगा। अगर इंडिया गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन इसकी जरूरत आगे भी है। संजय राउत ने आगे कहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और इसी वजह से उनकी ये जिम्मेदारी है कि हमें साथ रखकर बड़े भाई की भूमिका अदा करें। डेफिनेटली इंडिया अलायंस सर्वाइव करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर हम इंडिया अलायंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो अपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा। मार देंगे ये लोग, खत्म कर देंगे। ये तानाशाह है, खतरनाक लोग हैं हमारे सामने। तो दिल्ली में क्यों नहीं साथ? बात ऐसी है कि जैसे हमने कहा, ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है। अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। वैसे महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि जो लोकल बॉडी चुनाव है वो कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं। वहां हमको अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में जरूर हमारा अलायंस रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से खबरें आप दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गई, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है। हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए।
तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। जैसे कि हम ये हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते लोकसभा और उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की दिशा पर सस्पेंस बना हुआ है। आप और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियां गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला की ओर से गठबंधन को खत्म करने की मांग भी उठी। सियासी गलियारों में इंडिया गठबंधन को लेकर जारी अलग अलग चर्चाओं के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अभी भी स्टेट और लोकल चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नेशनल लेवल के चुनावों के लिए है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और एजेंडे को लेकर स्पष्टता की कमी पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अगर यह गठबंधन केवल 2024 के संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह संघ की आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके लोग मेहनत करते हैं वह उनका समर्थन करते हैं। पिछले दिनों शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संघ ने कड़ी मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति को शानदार जीत मिली है। संघ के लोगों ने कड़ी मेहनत की और उनसे हमें सीखना चाहिए। वही आगे शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव उनकी पार्टी किसी के साथ लड़ेगी या अलग, इस बारे में 8 या 10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। इसको लेकर पार्टी के भीतर मीटिंग होगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साबित होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि गाली गलौज पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, बेईमानी पर उतर आए हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, ऊपर से 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए, लेकिन इनके नेताओं ने 9,000 रख लिए। जनता में रोष है, जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ इनसे सवाल किए जा रहे हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पर पैदा नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हिंदुओं को बांटने का चुनाव आयोग की ओर से काम किया जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में हमारे मंदिर में चुनाव आयोग की ओर से वोटरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मगर मस्जिदों और दरगाहों में नहीं किया जा रहा है। केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा हिंदू मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में वोट का वेरिफिकेशन कराना हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश है। मैं चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या ये वेरिफिकेशन मस्जिदों और दरगाहों में भी होगा या केवल हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रहेगी? ये जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये काम हो रहा है और ये हमारे समाज को बांटने का काम हो रहा है, हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सारे रिलीजियस प्लेसेस पर, सारे मस्जिद और दरगाह में भी सवाल उठाएंगे
कि वहाँ पर भी वोटर का वेरिफिकेशन हो। हम इसको बिल्कुल भी ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। मैं चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसे किसी एक समाज के मंदिरों को, वाल्मीकि मंदिरों को टारगेट ना करें। अगर आपने वोटर वेरिफिकेशन कराना है तो सभी समाज के सभी रिलीजियस प्लेसेस पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चर्च हो, अगर हिंदुओं के मंदिरों में हो रहा है वेरिफिकेशन तो ये सारी जगह पर भी वेरिफिकेशन होना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी ने नामांकन दर्ज कर दिया है। इस दौरान आतिशी ने कहा है कि मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज किया है। कालकाजी के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, उम्मीद है कि इस बार भी प्यार मिलेगा। वहीं आतिशी ने इस मौके पर नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश ने देखा, टीवी ने लाइव चलाया, प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे थे। बहुत बधाई। और आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालकाजी के लोगों से, कालकाजी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैम, आपके खिलाफ एनसीसी वायलेशन का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पैसा बांटते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। देखिए, पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, क्या उन पे दबाव। कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला किया था, जिसके कुछ देर बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी थी कि कांग्रेस उन्हें गाली दे रही है। इस पर अब कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि शराब घोटाला देश बचाना था। अरविंद केजरीवाल का कोई एक काम बताएं जो उन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किया हो। उनकी हिम्मत नहीं कि वो अपने ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब दे सके। कल राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को हराएंगे। बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही सुरक्षा हटाए जाने से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संजीव बालियान ने कहा है कि यूपी में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, लोगों की नहीं सुनते हैं, पुलिस पैसे खाकर कब्जा कर रही है। बालियान के मुताबिक यूपी में बीजेपी के आम कार्यकर्ता भी पुलिस और प्रशासन से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इन सब की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दी है। संजीव बालियान का कहना है कि सरकार पुलिस और प्रशासन नहीं, आम कार्यकर्ता और लोग बनाते हैं। प्रशासन का काम सरकार से जुड़े लोगों की बात मानने की है, प्रशासन का काम यस सर करने की है, लेकिन अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अपनी सुरक्षा हटाए जाने को बालियान ने अपमान बताया। उनका कहना है कि मैंने जब लोगों की बात उठाई तो मेरी सुरक्षा हटा ली गई।
यह मुझे अपमानित करने के लिए किया गया है। मैंने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है। मैंने यहाँ के कप्तान की कार्यशैली के बारे में भी सरकार को बताया है। संजीव बालियान का आरोप है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी मामले में लोगों के बीच नहीं जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अधिकारी ही सरकार चलाएंगे? बलियान ने आगे कहा कि मैं गांव गया था, वहां कुछ लोगों ने शिकायत की, मैं उसके बाद थाने में गया और वहां बात की। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के लोग पैसा खाकर कब्जा करा रहे हैं। यही बात मैंने कही। बलियान के मुताबिक अगर स्थिति के बारे में बात नहीं की जाएगी तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें क्या जवाब देंगे? सरकार अधिकारी नहीं बनाते हैं। बिहार में खिचड़ी पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहाँ आयोजित भोज के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, लेकिन बगैर कुछ खाए ही वापस लौट आए। नीतीश के पहुंचने के बाद भी चिराग पासवान मौजूद नहीं थे और वो सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद वहां पर वापस लौट आए। चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज कार्यक्रम में उनके आने के पहले ही सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके थे। पार्टी के ऑफिस में सिर्फ एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ही मौजूद थे। वहां पर मौजूद नीतीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। फिर 5 मिनट रुके रहे और वहां से निकल गए। नीतीश वहां पर करीब 5 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन चिराग पासवान पहुंच नहीं पाए। मुख्यमंत्री के निकलते वक्त भी चिराग पार्टी ऑफिस पहुंच नहीं सके। सीएम नीतीश कुमार करीब 10:20 में ही एलजेपी ऑफिस पहुंच गए थे, जबकि चिराग काफी देर बाद दोपहर 12 बजे वहां पहुंचे। हालांकि इस घटना के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों की ओर से इस प्रकरण पर तंज भी कसा जाने लगा है। चिराग ने पार्टी ऑफिस में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोजन रखा था और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को न्योता भी दिया गया था, लेकिन मुख्य मेहमान के आने के वक्त मेजबान ही वहां से नदारद रहा था। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने कहा कि सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इस तरह की चर्चाएं कुछ समय से बिहार में चल रही हैं कि राजनीतिक बदलाव आएगा, क्योंकि पहले भी मकर संक्रांति के बाद बदलाव आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज से ही शुभ काम शुरू होंगे। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि 2025 में बिहार की तरक्की हो, बेरोजगारी दूर हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगें। मकर संक्रांति की आप सब लोग को शुभकामना। बिहार के सारे लोगों को, देश के लोगों को शुभकामना कि सब लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। नीतीश कुमार के आने का भी कहा जा रहा है कि कुछ बिहार में सियासत पलट सकती है। दीदी देखिए, बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर, कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य। जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। 99 नीचे कुंभ भी चल रहा है दीदी। कहा जा रहा है कि अपोजिशन वाले जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, इसीलिए उस पर बयान दे रहे हैं। कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, क्यों दे रहे हैं? जो लोग भी हैं, आज हम लोग भी सब लोग गंगा जल नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव किया है। हम लोग से संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ जाना, इतनी भारी संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं कुंभ स्नान के लिए। तो मतलब किस तरह के बयान? किसको सर्टिफिकेट, मतलब किसको सर्टिफिकेट चाहिए हिंदू होने का, और कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? आपको लगता है आज के बाद सब कुछ सरकारी होता? अभी आपने कहा मतलब हिंदू धर्म में यही मान्यता, बचपन से हम यही देखते आए हैं कि खरमास के बाद 14 तारीख से आज नया साल भी लोग मानते हैं, फसल कटता है। बहुत जगह अलग अलग नामों से आज मनाया जाए, बहुत जगह लोहड़ी बोलते हैं, बहुत जगह ओणम है। तो देश में अलग अलग कोने में आज से सब शुभ कार्य शुरू होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक कार्यक्रम के दौरान परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी ब्राह्मण युवक 4 संतान पैदा करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने मंच से ब्राह्मण युवकों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने और संख्या को बढ़ाने को कहा। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में इस बयान पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जानकारी के मुताबिक इंदौर में गुज्जर गौड़ समाज ने एक ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में अन्य मेहमानों के साथ साथ परमशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मंच पर आसीन अतिथि एक एक करके संबोधित कर रहे थे। इसी बीच विष्णु राजौरिया को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने मंच से ही ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। यह कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के उत्थान से संबंधित था। इसी कार्यक्रम में विष्णु राजौरिया ने मंच से कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज की जनसंख्या में कमी हो रही है। उन्होंने ब्राह्मण समाज नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी नए लड़के शादियां कर रहे हैं और अगर वो चौथा बच्चा पैदा करते हैं तो उन्हें समाज की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों की जनसंख्या कम होने के प्रभाव पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए विष्णु राजौरिया ने कहा कि विधर्मी लोग लगातार देश पर कब्जा कर रहे हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण समाज के युवाओं को आह्वान किया है और कहा कि वह भी ज्यादा बच्चे पैदा करें। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आज फिर जीतू पटवारी ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम किसानों को आपसे मिलने के लिए और कितने मंगलवार का इंतजार करना पड़ेगा। किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। हर मंगलवार को मैं आपसे समय मांगता हूं कि हम किसानों के दर्द को आपके पास लेके आना चाहते हैं। लगातार 18 मंगलवार हो गए हैं मैं आपसे समय मांग रहा हूं, पर आप समय नहीं दे रहे। आपने वादा किया था 2700 के गेहूं के दाम का, 3100 के धान के दाम का। आपने वादा किया था किसानों को 24 घंटे बिजली देने का। किसानों को लेकर आपने 6000 रुपए की भी घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन देगा और 6000 रुपया देश का शासन देगा। क्या ये वस्तु स्थिति है किसानों की? आप जरा प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से पता लगा। मध्य प्रदेश के 80% किसान आज कर्ज में है। पूरे देश में सुम्बू बॉर्डर पे किसानों की इतने दिन की हड़ताल चल रही है। मांग है एमएसपी की गारंटी का। आप बात करते हो, फोटो विजुअल बनाते हो, प्रदेश में झूठ बोल बोल के गए, अब देश में झूठ बोल रहे हो। आप दिल्ली के चुनाव में भी किसानों की बातें करते हो। मैं फिर से, आपने 2700 के गेहूं के दाम का बोला था, क्या हुआ? 1 साल हो गया। आपने 3100 के धान का बोला था, क्या हुआ? 1 साल हो गया। क्यों आपने किसानों को? राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने जयपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक 300-400 पार सीटों के नारे दे रहे थे, अब वो 240 पर हैं। एनडीए के 2 बड़े दल टीडीपी और जेडीयू कब बीजेपी का साथ छोड़कर चले जाएं, कोई पता नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बनने से ही बात नहीं बनती है, जनता का दिल जीतना होता है, बिना उसके बात नहीं बनती है। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू मारने को पता नहीं। ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ठीक नहीं। वहीं इजराइल के साथ लंबी लड़ाई के बाद लेबनान में हालात सामान्य हो गए। 9 जनवरी को राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के शपथ लेने के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। हैंग की आईसीजे के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। संसद के 128 सदस्यों में से 2/3 ने 71 साल के न्यायाधीश के पक्ष में वोट किया है। लेबनान में प्रधानमंत्री का पद सांप्रदायिक सत्ता बंटवारे प्रणाली के तहत सुन्नी मुस्लिम के लिए रिजर्व है। उनके सामने लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती थे, जिन्हें महज 9 वोट मिले। इस पद के लिए हिजबुल्लाह ने अपना कोई उम्मीदवार उतारा नहीं था और उसका समर्थन मिकाती के लिए था। सलाम अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें सऊदी के साथ साथ पश्चिमी देशों का भी समर्थन प्राप्त है। नवाब सलाम को 14 महीने तक चले इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद उम्मीद की एक किरण के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 4000 लोग मारे गए और 16,000 से अधिक घायल हुए हैं। जानकारों का मानना है कि नवाब बेहतर तरीके से लेबनान को युद्ध से उभार सकते हैं, क्योंकि वह सऊदी अरब और पश्चिमी देशों की पसंद है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। इजरायल युद्ध में बुरी तरह नुकसान झेलने वाले हिजबुल्लाह के लिए पश्चिमी और सऊदी की पसंद का प्रधानमंत्री अच्छी खबर नहीं है। हिजबुल्लाह समर्थित सांसदों के समूह के प्रमुख मोहम्मद राद ने नए राष्ट्रपति जनरल जोसेफ ऑन से मुलाकात के बाद कहा, जब बात कब्जाधारियों को हमारे देश छोड़ने के लिए मजबूर करने, कैदियों को वापस लाने, पुनर्निर्माण और इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने की होगी, तो हम उनके कार्यों को देखेंगे।
इसराइल से युद्ध ही नहीं, लेबनान लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहा है। लेबनान अक्टूबर 2022 से राष्ट्रपति के बिना था। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच चौतरफा युद्ध और बड़े आर्थिक संकट के बीच एक कार्यवाहक सरकार ही देश संचालित कर रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलने के बाद अब देश को संसद के नए अध्यक्ष का इंतजार है, जो कि शिया मुस्लिम समुदाय से आता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आगे खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।